नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आपका स्वागत है आपके हक की आवाज उठाने वाले शो यानी जवाब तो चाहिए में। और मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए शुरू करते हैं आज का बड़ा मुद्दा। जी हां, कतर की आतंकी अदालत ने भारत के शूरवीर पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है, फांसी की सजा। उस कतर ने जो कभी आतंकी जाकिर नायक को शरण देता है, कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले MF हुसैन को। पूरे भारत में न केवल दुख का माहौल है बल्कि गुस्से का भी माहौल है कि कैसे जब भारत दुनिया की तरफ प्रेम भाव से हाथ आगे बढ़ाता है तो कतर जैसा देश वहां बाहर से आए भारत के निर्दोष लोगों को सूली चढ़ाने के लिए तैयार बैठा है। वही देश कतर जहां हमास का कमांडर इन चीफ एक पेंट हाउस में बैठकर इजराइल के निर्दोष नागरिकों के खून से होली खेल रहा है। भारत को अपने बारे में अब सोचना चाहिए। भारत अगर कनाडा जैसे देश को, जिसने वोटों की खातिर आतंकियों को पाल रखा है, उनको सबक सिखा सकता है तो कतर किस खेत की मूली है, बस ठान लेने की जरूरत है। मुझे यह कहना है कि अगर कोई देश शरिया का सहारा लेके मासूमों को मौत की सजा सुनाएगा तो ऐसे देश का दुनिया के नक्शे पर होना एक डरा देने वाली सच्चाई है। जहां भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, वहीं पर पीठ पर छुरा मारा है इस आतंकी देश ने। अरे क्या फर्क बाकी रहा हमास और कतर में? क्या फर्क रहा इस्लामिक जिहाद और कतर में? क्या फर्क रहा हिजबुल्लाह और कतर में? अपने नापाक न्याय के तरीकों से मासूम भारतीयों को मौत की सजा सुनाने की हिम्मत कर रहा है कतर। सुदर्शन न्यूज ऐसे देश के अस्तित्व, वहां के कानून, वहां के तथाकथित राजाओं के ऊपर धिक्कार भेजता है, लानत भेजता है। पर जब इजराइल हमास के युद्ध में कतर की तरफ से इजराइल का विरोध किया जाए और भारत की इजराइल के प्रति सोच सबके सामने हो तो शायद यह सच शीशे की तरह साफ होता नजर आ रहा है। क्या भारत जिसने फिलिस्तीन की मदद की वो कतर की आतंकी सोच को अच्छी नहीं लगी? क्या इसके पीछे कोई और ताकत भी है? सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट क्या कहती है, उसके बाद इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के समर्थन में एक ट्वीट क्या कर दिया। ऐसा लग रहा है मानो जिहादियों को मिर्ची लग गई। सबसे पहले और सबसे ज्यादा अगर किसी को जलन हुई तो वो था कतर। माफ कीजिएगा, कतर नहीं, आतंकी कतर कही। जी हाँ, वही कतर जिसने 8 भारतीय नौसेनाओं के अधिकारियों को सजाए मौत सुना दी है। आरोप लगाया है अमीरात के सुपर सीक्रेट पनडुब्बी कार्यक्रम पर जासूसी करने का। ना कोई सबूत है, ना कोई दस्तावेज, बिना मतलब के सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कतर जितना खुद को दुनिया का सबसे बड़ा गैस सप्लायर बताता है, उससे बड़ा हथियार के जखीरों का सप्लायर भी है। ये आतंकी कतर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करवाता है और खुद को टूरिस्ट स्पॉट भी बताता फिरता है। पर इस बार आतंकी कतर की ये घटिया करतूत किसी को रास नहीं आने वाली। माना कि कतर की दुश्मनी इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत की ओर से हमास का विरोध करने पर निर्दोष भारतीयों को फंदे पर चढ़ा दिया जाए। आपको बता दें कि हमास, हिजबुल्लाह, ISIS जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन के नाम जो आपने सुने होंगे, उन सभी को आतंक का आका कतर अपने पाले में पाल रहा है। आतंकवादियों को हथियार का झुंझुना पकड़ाने वाला देश आज भारत को डसने जा रहा है। वहीं त्याग और प्रेम के प्रतीक का संदेश देने वाला भारत, जिसने दुनिया से कतर को अलग थलग होने के बाद भी व्यापार के लिए हाथ बढ़ाया था, कतर की इस कायराना हरकत से निपटने के लिए भारत सरकार ने भी कमर कस ली है। अगर बातचीत से कायर कतर नहीं माना तो ठीक, वरना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी भारत सरकार दरवाजा खटखटाएगी और अपने निर्दोष नागरिकों को वापस अपने वतन लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी और समझा कि किस तरीके से आतंक मचा रखा है कतर ने। देखिए, सीरिया हो, यमन हो, इराक हो, सोमालिया हो, कोई भी ऐसा देश नहीं जहां पर आतंकियों को पैसे या मदद कतर नहीं दे रहा हो। चाहे मुस्लिम ब्रदरहुड तक की बात हो, वहां भी इसकी दोस्ती है। मेरे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है, मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, सभी ने समय निकाला और बात करने के लिए मेरे साथ आए। मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर कमर आगा साहब, पूर्व राजनयिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। कमांडर चक्रपाणी साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, नेवी में भी काम कर चुके हैं, एयरफोर्स की भी जानकारी रखते हैं। JS सोडी साहब रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने समय निकाला क्योंकि मामला नेवी से जुड़ा हुआ है,
मामला फौज से जुड़ा हुआ है। चक्रपाणी साहब, सबसे पहले आपके पास में आता हूं, कितनी बड़ी ये खबर है और कितना दिल तो दुखता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। किस तरीके से आप किसी को बुलाते हैं अपने देश में काम करने के लिए? क्या हमारे देश के पूर्व नौसैनिक की यही इज्जत की जाएगी? वहां पर आप बुलाएंगे और फंसा देंगे, कोई सबूत तक आप पेश नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर नौसैनिकों को रख रहे हैं तो कुछ तो ऐसा कर रहे थे जो संदेह के घेरे में आता है। चक्रपाणी साहब, क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम जी। सबसे अहमियत की बात यह है कि हमारे देश के नौसैनिक अफसर जो डेकोरेटेड हैं, और मैं पर्सनली पुनेंदु तिवारी को जानता हूं, मेरा कोर्समेट है, मैं उसको 40 साल से ज्यादा से जानता हूं। जो भी उसके ऊपर आरोप होंगे वो झूठे होंगे, लेकिन वो सब छोड़ दीजिए। सिंपल सी चीज है, कतर क्या है? कतर, जैसे आपके शो आपने शुरू में कहा, एक ऐसा देश है जो आतंकियों को सपोर्ट करता है बेधड़क। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके पास दो हथियार हैं, दो खासियत है। नंबर एक, वो गो बिटवीन है, वो एक मध्यस्थता करता है अमेरिका और टेररिस्ट के बीच में, चाहे वो इस्लामिक ब्रदरहुड हो, चाहे वो तालिबान हो, या आज वो हमास है, ताकि उनके साथ किसी ना किसी तरह से निगोशिएशन करके हॉस्टेज आप निकाल पाए। ये मत भूलिए, जब इस्लामिक ब्रदरहुड को सब जगह से निकाला गया था, किसने बुलाया था? कतर। ये मत भूलिए, जब तालिबान के साथ कोई भी नेगोशिएशन हो रहे थे अमेरिका के, कहां हुए थे? कतर। और हम लोगों ने एक जगह पे गलती की थी, और वो गलती थी नुपुर शर्मा के एपिसोड में। बहुत जल्दी घुटने टेक दिए थे और हमने कह दिया था नुपुर शर्मा के ने गलत किया है। उसके बाद से कतर के जो इरादे हैं, कतर का जो रवैया है, वो टेढ़ा हो गया। अब आते हैं इस विषय के ऊपर। यह विषय बहुत सिंपल सा है। ये जो और नेवी के अफसर हैं, इनको कतर बुलाया गया था ट्रेनिंग के लिए। एक कंपनी थी जिन्होंने उनको बुलाया था वहां पे। उस कंपनी के वेबसाइट में बिल्कुल साफ लिखा हुआ था शुरू में कि ये हम कतरी नेवी को ट्रेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे थे हम, और भारतीय सरकार ने क्यों करने दिया? क्योंकि उस समय कतरी नेवी के पास पाकिस्तानी ज्यादा थे जो नेवी में ट्रेन करते थे, और हमने सोचा ये एक अच्छा मौका है कि हम अपना दृष्टिकोण भी डाल सके और कतर की नेवी को हम थोड़ा हमारी तरफ प्रभावित कर पाए। उसके बाद जो भी इल्जाम लगे, जो र्यूमर हैं, वो ये हैं कि किसी पाकिस्तानियों ने कंप्लेन की और उसके बेसिस के ऊपर मिडनाइट, रात के अंधेरे में, आधी रात को इन ऑफिसर्स को उठाया गया। 1 महीने के तकरीबन नजरबंद रखा, सॉलिटरी में रखा, और उसके बाद ही कॉन्सुलर एक्सेस दी गई। 7 बार ये उनका केस चला है, 7 हियरिंग हुई, और ये ऐसा तनावपूर्ण मौका है, स्थिति है, जब कतर के कोर्ट ने ये इल्जाम लगा के उसको सही माना और डेथ सेंटेंस दिया। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। कोई रूल नहीं फॉलो किया गया, कोई भी लॉ नहीं है यहाँ पे, और ये एक तरह से अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास गैस है, और आज की तारीख में भारत 22% अपना गैस कतर से लेता है, और यूरोप के लिए कतर बहुत अहमियत रखता है इसी गैस के लिए। कमांडर चक्रपाणी जी, गैस तो उनकी निकाल दी जाएगी, सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। बिल्कुल कमर आगा जी, आप ज्यादा डिप्लोमेसी को ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन ये क्या पाषाण काल में जी रहे हैं? क्या आप फांसी की सजा सुनाएंगे? आपको इस पूरे मुद्दे को उठाना चाहिए था। कोई वहां पर कमी होती भी थी तो बताना चाहिए था। आप फौजियों को बुला रहे हैं, अपने वहां काम करा रहे हैं, फिर आप पाकिस्तानियों को उनकी बातों में आ रहे हैं। जिस तरीके का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों ने कुछ बात कही, उनकी बात पे आ गए, जिन पाकिस्तानियों पे वैसे भी कतर के लोगों को भरोसा नहीं है। किस तरीके का यह माहौल बन रहा है? और फांसी की सजा सुनाना, वो भी आज के युग में, वो भी भारतीय पूर्व नौसैनिकों को, ये तो पूरी नौसेना का अपमान हो गया ना साहब, सेना का अपमान हो गया। बाकी नौसेना क्या चुप बैठेगी? सरकार से जवाब मांगना रोज शुरू कर देगी कि अगर ये इनको फांसी की सजा हो रही है, आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या राय साहब, राय क्या रहेगी आपकी? कमर आगा साहब। एक बार कमर आगा साहब पे हम थोड़ा सा ऑडियो यहां पर इश्यू आ रहा है। ठीक है, हम जेएस सोडी साहब पर जाते हैं। पहले कमर आगा साहब के हम ऑडियो को ठीक करने की यहां पर कोशिश करें। जेएस सोडी साहब, दुख का दिन। ठीक है कमर आगा साहब, आप वापस आ गए। एक बार आप अपना ऑडियो चेक दे दीजिए। मैं ये कह रहा था कि बहुत अफसोस हुआ सुन के भी
की पूरे सभी नागरिकों को जिस तरीके से उनको सजा दी गई, एक कोर्ट ने जिसके अंदर न तो ठीक से सुनवाई हुई, न उसमें कोई ठीक से वकील थे, न उसके अंदर जिसका फैसला कभी भी भारत नहीं मान सकता, न माने आने वाले समय के अंदर। जी सही बात है कि कोर्ट के लोगों को इतना भी समझ नहीं थी कि वो किसको डील कर रहे हैं, कैसे लोग हैं जो वहां पे आए हैं उनको ट्रेन करने के लिए। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। साजिश ये है कि हमारा कतर के साथ रिश्तों को बिगाड़ने की पाकिस्तान की के जो लोग नागरिक हैं वो अधिक संख्या में वहां पुलिस में भी हैं, इंटेलिजेंस में भी हैं, और आर्मी और सेना को भी वही ट्रेनिंग देते रहे हैं। पिछले कुछ समय से कतर की पॉलिसी ये रही है कि धीरे धीरे पाकिस्तान पे अपनी डिपेंडेंस कम करके भारत के साथ बढ़ाना। भारत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश हो जाता है, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया। 72% गैस की सप्लाई है, फिर 7.5 लाख इंडियन वहां पे काम करते हैं, 15 बिलियन से भी ज्यादा का बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय ट्रेड हमारा उनके साथ है, और एक बहुत छोटा सा मुल्क है जो कि बगैर इंडियंस के वहां पे चल ही नहीं सकता। इसी के बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि पूरे इंडिया के साथ डील करते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी जरा जल्दी होगा ये कह देना कि वो एक आतंकवादी देश है और उसको इस तरह से डब कर देना। कमर आगा जी इसीलिए ये एक मिनट बोलने दो जी। हमको जरा सा फॉरेन मिनिस्ट्री अब एक्शन में आई है। हाँ। ये जल्दी ही वहां से वापस आएंगे। इनको कोई उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको फांसी दे सके। बिल्कुल कोई मतलब वो नहीं है कि वो फांसी दे देंगे, इस तरह से होगा। बल्कि हमको चाहिए ये कि डिप्लोमेसी यही हो रही होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए। कमर आगा जी, बिल्कुल आतंकी उनको देश बोलने का हमारा तात्पर्य भी यही है कि देखिए फंडिंग तमाम जितने भी मुल्कों को आप बात करें, जिसमें मैंने सोमालिया, कितने भी देश हैं, जितने भी जगह हमास की बात करें, और ऐसे कई संगठन हैं जिनको डायरेक्टली ये सबूत है कि वो फंडिंग करता है, और वहां तक कि हमास का तो लीडर वहां पर बैठता है, पेंट हाउस में रह रहा है। ठीक है, ये मुद्दा तो है, आतंकी देश हम उसको इसीलिए कह रहे हैं, वरना और कोई कारण नहीं है। तमाम उन लोगों को शरण देता है कतर जो कहीं ना कहीं कत्लेआम मचा रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं। कमर आगा जी, आप पे मैं आऊंगा, हमारे साथ योगी देवनाथ। एक मिनट बोलिए। अमेरिका ने दिलवाई, ठीक है, तो अमेरिका भी जिम्मेदार है। अमेरिका एक ऐसा गुप्त भोगी भी कह लीजिए, और जानबूझ के भी शायद वो करवाता है। आईसिस को अगर फंडिंग आती है कतर से, तो कतर की फंडिंग आईसिस को जाती है, तो आईसिस गर्दन किसकी काटता है? आईसिस गर्दन काटता है एक अमेरिकी जर्नलिस्ट की। ये कतर की फंडिंग जो है हमास को है। कतर को अमेरिका चाहता था कि वहां पे तालिबान की बातचीत हो। हाँ। तो उन्होंने सिर्फ अपनी स्पेस प्रोवाइड की थी। कतर जो है बहुत सी जगह उसने मैं एक चीज कहना कमर आगा जी, फंडिंग की उनकी जो तमाम लिस्ट है वो बहुत बड़ी। आप पे फिर आऊंगा, मैं देवनाथ जी पर आता हूं। देवनाथ जी, एक बहुत दुख की घड़ी भी कह लीजिए, गुस्से की घड़ी भी ये कह लीजिए। ये कह रहे हैं कि उनकी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन किस तरीके से अगर ये सिलसिला शुरू किया गया, हम तो उनकी हर बात मान रहे थे। चक्रपाणी कह रहे थे उनकी एक छोटे से विषय को, जो चाहे भारत का आंतरिक मामला था, एक टीवी डिबेट की बात थी, उनकी बात हमने मानी। लेकिन आप जब हम फिलिस्तीन को मदद दे रहे हैं, एक इस्लामिक मुल्क आप भी तो हैं, आप भी तो अगर हमास की परेशानी समझ रहे हैं, कह रहे हैं फिलिस्तीन की परेशानी है, भारत तो मदद का हाथ बढ़ा रहा है ना। इजराइल के अगर साथ खड़े हैं तो केवल हमास की लड़ाई में, लेकिन उस दौर में अगर उसी दौरान ये मैसेज आता है तो शक तो हो ही जाता है ना कि क्या इसके पीछे हमास का हाथ है, क्या इसके पीछे कुछ ऐसे देशों का हाथ है जो नहीं चाहते कि शांति से भारत भी बैठे और भारतीय नागरिक जो बाहर बैठे हैं वो भी शांति से ना रह पाए। पाकिस्तान तो एक नाम आ रहा है, बाकी आप बताइए। जी हाँ, मामला अभी बहुत नाजुक दौर पर है, और ऐसे नाजुक समय पर शायद विदेश मंत्रालय भी किसी तरह की इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा जिससे कि कतर के जो रूलिंग इलीट हैं, वहाँ का जो रूलिंग परिवार है, वह भारत विरोधी रुख अख्तियार करे। वैसे पता होना चाहिए कि कतर के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, राजनीतिक लेवल पर, कूटनीतिक लेवल पर, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो वहाँ पर 6-7 लाख इंडियंस काम करते हैं, वहाँ पर उनकी इज्जत है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि कतर ने अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं। आज की तारीख में कतर को अमेरिका भी परेशान करने की जरूरत नहीं कर सकता। अमेरिका भी कतर के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता है, रखता है। अब भारत
अच्छी बात जो हो चुकी है पिछले कुछ घंटों में वो ये हो चुकी है कि भारत ने जब उनसे बात की तो एक तो हमारे जो सेलर्स हैं उनके लिए काउंसलर एक्सेस दे दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब हमारे काउंसलर एक्सेस तो शायद पहले भी दिया गया था। हाँ, मैं बताता हूं। ऐसा है कि काउंसलर एक्सेस में 2-3 बड़ी चीज होती हैं। देखिए, किसी भी कोर्ट में मामला हमेशा निचली कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फाइनली सुप्रीम जो लीडर होता है देश का उसके पास जाता है। तो काउंसलर एक्सेस में अब भारत के हमारे अटॉर्नी जनरल जो हैं वो शामिल हो गए हैं, हमारे सॉलिसिटर जनरल शामिल हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि विदेश मंत्रालय में अब हमारे एस जयशंकर, उन्होंने डायरेक्टली इस चीज की जिम्मेवारी ले ली है, चार्ज ले लिया है। मैं बताता हूं क्या होने वाला है। होने वाला यह है कि दुनिया के काफी मुल्क हैं, जैसे कि मेरे पैनलिस्ट को ने बताया, जो कि चाहते हैं कि कतर के साथ भारत के रिश्ते बढ़े, भारत को थोड़ा नीचा दिखना पड़े। लेकिन जब हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऊपर के लेवल पर बात करेंगे तो इन सब की जो परेशानियां हैं वो आस्ते आस्ते कम हो जाएगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं सारे दर्शकों को कि जब शीर्ष लेवल पर बात होगी, नेताओं के लेवल पर बात होगी, कतर के जो राजघराना है वो हमारे तरफ, हमारे नेताओं की इज्जत करता है, बिल्कुल, तो सजा कम हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि वह छूटकर भारत वापस लौट आएंगे। अगर वो छूट के वापस आएंगे तो स्वागत है, बहुत अच्छा कदम हो। लेकिन ये बार बार समझ ये नहीं आ रहा है। देखिए, शेख तमीम बिन हमद अल थानी, इनकी जो बात अगर आप करते हैं, सोडी साहब, कर्नल सोडी साहब, अब आप पे मैं आता हूं, इनकी बात करते हैं तो ये जब कोई बयान देते हैं तो ये कहते हैं कि इजराइल को वहां पर हमले नहीं करने चाहिए, उनको कोई अधिकार नहीं है, लाइसेंस नहीं है इस तरीके के हमले करने का। लेकिन वो भी इजराइल की बात नहीं रखते, वो भी कभी हमास को यहां पर आइडेंटिफाई ठीक तौर से करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो बार बार, ठीक है आप एक मुल्क हैं, लेकिन आप बार बार अगर खाली धर्म के नाम पर ही साइड लाइन हो जाएंगे, साइड्स लेने लग जाएंगे, तो आप पर शक तो होगा ही ना, आपको आतंकी तो बोला जाएगा ना। क्या गलत किया जा रहा है? अगर उनके इस फैसले को चुनौती भारतीय लोग दे रहे हैं, अगर इसकी निंदा करी जा रही, तो क्या गलत कर रहे हैं क्या सर? हम क्या मरने दे क्या नौसैनिकों को? आवाज अगर देश ना उठाए तो क्या सरकार उठाएगी? जैन साहब, सोडी साहब। ये जो कल कतर ने 8 नौसैनिक वेटरन्स को सजाए मौत सुनाई है, ये गुस्सा ही नहीं, ये ऐसे मेरे अंदर वो जज्बात आ रहे हैं कि जिनका मैं शायद बयान भी नहीं कर सकता हूँ। ये हर भारतीय नागरिक के लिए एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि कतर के साथ हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं, हमारे इतने अच्छे व्यापार के रिश्ते हैं। 27 लाख कतर की जो आबादी है। सोडी साहब, तभी तो मैंने कहा सर, हर पैनलिस्ट बोल रहा है अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन पीठ में छुरा क्यों घोपा? पीठ में छुरा क्यों भोपा? आपने जो ये सजा का ऐलान कर दिया, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की मीडिया में खबर आ गई कि भारतीय पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दे दी। अरे भाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई तो हुई कैसे? रिश्ते अच्छे थे, वो दोस्तों के बीच में होता है, लेकिन ये तो विश्वासघात हुआ। कंटिन्यू करिए सर। बिल्कुल शिवम जी, मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था। ये भारत के साथ, हर भारतीय नागरिक के साथ कतर ने धोखा किया है, हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है, और ये कतर ने अकेले नहीं किया है। इसके पीछे 2 ताकतों का हाथ है, चीन का और पाकिस्तान का। चीन और पाकिस्तान ने जरूर कतर के ऊपर कोई दबाव लगाया होगा, और क्योंकि इस वक्त सारे इस्लामिक देश इकट्ठे हैं, कतर और पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देशों का नेता मानते हैं, और इनको ये एक अच्छा मौका मिला भारत को नीचे दिखाने का। वरना अगर इन 8 नौसैनिक वेटरन्स के ऊपर कोई भी सबूत होता तो इनका ट्रायल एक खुली अदालत में होता, पूरी दुनिया के सामने होता। अगर इन्होंने कोई गलती की होती तो इनको पूरी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने कोई गलती, इनका छुप के पूरा ट्रायल हुआ, यानी कि दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल काली है। और इसी चीज को छुपाने के लिए इन्होंने ट्रायल को छुपा के रखा, पब्लिक से छुपा के रखा, एक सबूत नहीं पेश किया। जैसे कनाडा ने हम पे गलत इल्जाम लगाए भारत पे, ऐसी कतर ने 8 भूतपूर्व नौसैनिकों के ऊपर गलत इल्जाम लगाए, कोई सबूत नहीं दिया और इन्हें सजाए मौत दे दी। अब शिवम जी, मैं 1 मिनट और चाहूंगा। बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में कतर और चीन के रिश्ते बहुत गहरे होते गए हैं। इसी साल 20 जून को चीन ने और कतर ने एक LNG की एक डील साइन की, जो इतिहास में सबसे बड़ी डील है। 27 साल की डील, और हर साल चीन कतर से 4 मिलियन क्यूसेक LNG खरीदेगा। ये इतिहास में कभी इतनी बड़ी डील नहीं हुई है।
अभी जब कुछ महीने पहले शी जिनपिंग गल्फ में गए थे, वहां पर उन्होंने गल्फ काउंसिल के साथ सारे देशों के साथ मीटिंग की। तो ये पूरे गल्फ का जो झुकाव है ये चीन की तरफ है, और इसमें जरूर ये जो 8 भूतपूर्व नौसैनिकों को गलत मौत की सजा सुनाई गई है, इसमें चीन और पाकिस्तान का कोई ना कोई भूमिका जरूर है। बिल्कुल कमर आगा जी ये कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान की भूमिका साफ नजर आ रही है। आप सभी ये कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो कूटनीति में डबल गेम हो गया ना साहब, डबल गेम हो गया। आपने एक मैसेज तो दे दिया। चक्रपाणी साहब ने कहा था कि चलिए एक मामला था जिसमें भारत ने उनकी बात को सराखों पर रखा, सराखों पर रखकर उनकी बात को माना और मदद की एक हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ये आप ये छोटे से मामले में आप यहां एस्पियोनाज का जो आरोप लगा रहे हैं, आप भारतीय नौसैनिकों को ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ खुफिया तो कर रहे थे। वो आप इतना डर गए कि आपने उनको फांसी की सजा सुना दी। साहब कमर आगा साहब, विदेशी ताकतों का हाथ मानते हैं क्या? चाइना का हाथ, पाकिस्तान का हाथ? मैं एक चीज जानता हूं, मैं कल से ये बात कह रहा हूं, जब से ये खबर आई है, इसी के मुझे मालूम है, वहां पे मैंने देखा है कि बेपनाह पाकिस्तानी वहां पे पुलिस फोर्स में भी हैं, इंटेलिजेंस में भी है। उनकी पॉपुलेशन जो है केवल 9 लाख से थोड़ा ज्यादा है, और उनके यहाँ इस समय जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है, 27-28 लाख। जो लोकल पॉपुलेशन जो है वो बहुत रिच है, पैसे वाली है। 3 लाख, कुछ आंकड़े 3 लाख बताते हैं सर, इतना भी नहीं, इतनी भी आबादी नहीं है। नहीं, रियल जो है वो रीजनल जो है वो उतने ही है। तो वो लोग काम करते नहीं इस तरह के, वो सब मल्टी मिलियनर है, तो सब काम ठेके पे है, और उनका पाकिस्तान से ही होता था ये सारा काम। आदमी की ट्रेनिंग देना और ये सारी चीजें सब वहां से जाती थी। ये मैंने शुरू से मैंने इस बात को मेंटेन किया कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है किया पाकिस्तान ने, क्योंकि हमारे रिश्ते उनके साथ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। पाकिस्तान एक चीज, हर कॉमर्स एंड ट्रेड रिलेशन से वो नहीं घबराता, लेकिन अगर हमारे मिलिट्री टाइज उनसे किसी देश से, अरब देश की होने लगते हैं, उससे बहुत घबराता है। लेकिन कमर आगा साहब, आप देखिए जो ये युद्ध की घड़ी है, उस दौरान अगर ऐसा कोई फैसला सामने आता है तो शक और ज्यादा बढ़ जाता है। क्या इस वक्त कतर एक मैसेज के तौर पर इसको देख रहा है, एक मैसेज के तौर पर दुनिया को सामने पेश कर रहा है कि देखिए भारत का थोड़ा सा यहां पर इजराइल की तरफ झुकाव जो नजर आ रहा है, तो ये सजा मैं भारतीयों को दे रहा हूं। क्या ये टाइमिंग जो कह रहे हैं आप, इसको ये ना समझें कि आतंकी सोच तो वहां पर इनकी दिख गई ना, कि इन्होंने साथ देना था किसी और का और हमें सजा सुना दी कि भाई देखिए हम फांसी दे देंगे अगर आपने ज्यादा कदम आगे बढ़ाए। धमकी तो नहीं कहेंगे सर कमर आगा साहब? इतनी उनकी नहीं है औकात कि वो भारत को धमकी दे सके। वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि भारत एक बहुत शक्तिशाली देश है। भारत एक इस समय जो है उसकी 3 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी है। भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप का इच्छुक है। मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है, और वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे संबंध उनके साथ बहुत अच्छे हैं। असल में हम लोग को और पहले मूव करना चाहिए था, हम थोड़ा लेट मूव किए। इनको पहले ही आना चाहिए था, इस जजमेंट आने से पहले इतना प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए था। क्या वजह थी मैं नहीं जानता, वो फॉरेन मिनिस्ट्री वाले जानते होंगे, और उनको हो सकता है इस बात की उम्मीद भी न रही हो। और दूसरी बात ये कि वहां के ऊपर जो जुडिशियरी है उसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक टाइप के हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कमर आगा साहब परेशानी की जड़। बिल्कुल, आपके गुस्से और आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से माना। मुझे खुद बहुत गुस्सा है कि ये हुआ कि मैंने पहले भी कहा कि ये हिम्मत कैसी पड़ी, उनको इसकी पड़नी नहीं चाहिए थी। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए कतर एक इम्पॉर्टेंट, वहां से हमारी कतर ओमान से होती हुई अंडर सी एक पाइपलाइन कतर लेके आ रहा है, $5 बिलियन की है, जिससे हमें और सस्ता तेल हो जाए, गैस हमारे बिल्कुल लगेगी। बिल्कुल कमर आगा, हमारी जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसके अंदर कतर एक इम्पोर्टेंट है, देश है। और हम समझते हैं कि एक बार अगर जयशंकर साहब ने बेड़ा लिया है तो उम्मीद तो हमें इसी बात की है कि ये जल्दी ही वापस आ जाए। वापस आएंगे, जरूर आएंगे। आपकी बात पर मैं इस बात को मैं सहमति दे रहा हूं कि वापस तो जरूर आएंगे, वरना अंजाम कुछ ना कुछ तो यहां पर देखने को पड़ेगा। चक्रपाणी जी ये कह रहे हैं कि रिश्ते तो बेहतर रखने हैं, पर यहां मुझे फिर से शक होता है, एक बार अगर पीठ पे छोरा भूपा है तो फिर दोबारा कुछ ना कुछ ऐसा आपको नहीं लगता दोबारा कर सकता है? पाकिस्तान कभी उसको उकसा देगा, कभी कोई और कंट्री उकसा देगा, फिर से कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा, फिर तो वहां पर रह रहे भारतीयों के लिए भी तो खतरे की घंटी बज गई ना कि अब समझ जाइए कुछ भी हो सकता है। और हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से बता रहे थे 27
लाख की कोई आबादी पूरी कुल वहां पर है, खाली मान लीजिए 3,33,000 कुछ ऐसे ही कुछ वहां पर जो ओरिजिनल कतरी हैं वो मौजूद हैं। अरे 12 लाख तो सेना से ज्यादा, हमारी थल सेना में ज्यादा लोग होंगे आपसे, 4 गुना तो हमारी थल सेना अगर वहां पहुंच गई तो क्या कर लेगी? क्या आप कहेंगे चक्रपाणी साहब? देखिए शिवम जी, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। 3 बेसिक मुद्दे हैं यहाँ पे। सबसे पहला मुद्दा है बाहरी ताकत। बाहरी ताकत, सोडी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्नल सोडी कि यस, इसमें चाइना का हाथ है और सबसे बड़ा हाथ चाइना का है। क्यों? क्योंकि बाकी जो देश, पाकिस्तान तो गरीब है, उसके पास तो है ही नहीं कुछ, वो क्या दे सकता है? आतंकी सपोर्ट और मिलिट्री मैन, जो उसके अपने आदमी वहां पे खड़ा करेगा, लेकिन पैसे तो पाकिस्तान से आते हैं। दूसरा, ये मत भूलिए, जहां पे पाकिस्तानी बहुत है कतर के अंदर, हिंदुस्तानी भी उतने ही हैं, और वो हिंदुस्तानी जो हैं वो पाकिस्तानियों से बेटर पोजीशंस में है और ऐसे सिचुएशन में है कि कतर को बिल्कुल नीचे, बिल्कुल ठप करा सकते हैं। तीसरा, अगर कतर में खाना आता है तो वो हिंदुस्तान से आता है। ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा हम कतर को खाना प्रोवाइड करते हैं। अगर एक छोटा सा हम ब्लॉकेड कर दें और बोलें कि हम जहाज नहीं भेजते या हम खाना डिले कर देंगे, तो अपने आप उनके ऊपर एक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रिटिकल चीज है टाइमिंग। देखिए, एक तरफ में हो रहा है हमास और इजराइल में युद्ध, बिल्कुल दुनिया का अटेंशन डाइवर्टेड है। दूसरा, ये युद्ध हुआ भी क्यों? इसलिए कि ईरान और चाइना को रास नहीं आया कि यहां पे प्रोग्रेस होने वाली है मिडिल ईस्ट में और एक तरह से शांति वापस आएगी, और शांति तो ईरान ना चाहता है और ना ही चीन। और तीसरा, ये मत भूलिए, हिंदुस्तान में भी एक सेट ऑफ इलेक्शंस होने वाले हैं बहुत जल्द। अच्छा। और एक ये मौका मिल जाएगा हमारे लोगों को ये कहने के लिए, देखिए मोदी जी 56 इंच का सीना लेके चलते हैं और कतर से डर गए। ये बड़ी बात चक्रपाणी जी आपने कर दी, जो इलेक्शन होने वाला है और बार बार ये कह रहे हैं कि कतर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं, लेकिन जिस सरकार को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, चाहे आपका रिश्ता अच्छा है नहीं है, वो इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है, चाहे धर्म के नाम पर आप आरोप लगा लें, चाहे किसी और बात पे। कर्नल सोडी साहब, अब आप बताइए क्या क्या उपाय, अगर मान लीजिए ये बात यहां से आगे और ठीक होती है नहीं होती है, क्या क्या उपाय भारतीय सेना के पास हैं? कूटनीति की भी बात समझाइए, और नौसेना, सेना, सबके पास क्या उपाय है? इन्होंने कहा कि भाई खाना रोकने की बात हम कर सकते हैं, और क्या स्टेप कर सकते हैं कि भाई एक मैसेज तो यहां से भी जाना चाहिए ना कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। शिवम जी, हम कतर के ऊपर कोई सैनिक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट का एक देश है, और हम अगर सैनिक कार्रवाई की सोचेंगे भी तो ये हमारे लिए दिक्कतें पैदा होगी, क्योंकि ये सारे इस्लामिक देश एकजुट हैं, इकट्ठे हो जाएंगे जैसे अभी हुए इजराइल के खिलाफ। दूसरी बात, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटा सकते हैं, चाहे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फोरम में इस बात को उठा सकते हैं, लेकिन कहीं और जाने का हमें इतना फायदा नहीं होगा जितना हमें कतर के पास डायरेक्टली जाने का फायदा होगा। चाहे हमारे प्रधानमंत्री, चाहे हमारे विदेश मंत्री, चाहे हमारे विदेश सचिव, किसी न किसी बड़े रैंकिंग सरकारी अधिकारी को कतर जाना पड़ेगा, जल्दी जाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज आमने सामने बैठ के होती है, आंखों में आंखें डाल के होती है, वो बयानबाजी से या कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जाके कुछ नहीं होता है। पर सोडी साहब, क्या सेना समझेगी? सेना समझेगी इस बात को? क्या अगर उनके नौसैनिकों के साथ इतना कुछ किया जाए तो सेना क्या कहेगी? आप कहेगी आप कूटनीति करते रहिए, मनोबल तोड़ने वाला काम तो शुरुआत तो इसकी हो गई ना। मैं मानता हूं कि ठीक है, सैनिक कार्रवाई करना बहुत आखिरी और चरम एक स्टेप माना जाता है, लेकिन देखिए इजराइल के साथ जो हुआ, तो इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो नहीं गए ना, उन्होंने हमला वापस किया, जवाब दिया। ऐसा कोई स्टेप, मैं ना चाहूं ऐसा हो ना, पर कोई ऐसा कोई स्टेप, उससे कड़ा कोई स्टेप, कोई दूसरा स्टेप, कुछ तो होगा। शिवम जी, सबसे पहली चीज ये जो 8 ये भूतपूर्व नौसेना के सैनिक हैं कतर में, वो एक प्राइवेट कैपेसिटी में, जैसे वो उन्हें सरकार ने नहीं भेजा था वहां पे ट्रेनिंग की है, उन्हें प्राइवेट कंपनी ने नौकरी दी थी और वो अच्छे प्रोस्पेक्ट के लिए वो खुद वहां गए थे। दूसरी बात ये, कोई भी प्राइवेट आदमी प्राइवेट कैपेसिटी में जाता है, गवर्नमेंट का या सेना का उसमें कोई डायरेक्ट रोल है, क्योंकि वो उसकी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ली है, तो सेना या नौसेना कतर पे हमला करे ये तो असंभव है। जैसे मैंने पहले बताया, ये कूटनीतिक तरीके से ही हल हो सकती है। यहाँ पर अगर हम इजराइल और फिलिस्तीन का या हमद का एग्जाम्पल लें, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि भारत और कतर
पड़ोसी देश नहीं है। हम दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। ये बात सिर्फ कूटनीतिक तरीके से ही सुलझाई जा सकती है और मिनिमम विदेश मंत्री या विदेश सचिव के लेवल पे। और जब तक ये नहीं होगा तब तक बयान हम करते रहेंगे, हम एग्जीक्यूटिव कोर्ट में जाते रहेंगे, वहां पे वो उनको सजा मौत भी दे देंगे। हमने देखा कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश हो, जहाँ पे हमारे एक नेवी के दूसरे ऑफिसर जाधव वहां पे अरेस्टेड हैं, इतने साल हो गए उन्हें अरेस्ट हुए, हम हर जगह हम चले गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने कर लिया, लेकिन पाकिस्तान पे जूं नहीं रहेंगी। क्योंकि जो भी देश जब ऐसी सजा सुनाता है वो उसको पता होता है कि उसका परिणाम क्या होगा और उस पर अगर कोई दबाव चलता है तो सिर्फ कूटनीतिक दबाव चलता है। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते तो है ही बिल्कुल खराब, लेकिन कतर और हमारे रिश्ते अच्छे हैं, जैसे हर पैनलिस्ट ने बोला है, और इन अच्छे रिश्तों का हमें फायदा उठाना चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री वहां जाएंगे, उनके एमएल से मिलेंगे, उनके विदेश मंत्री से मिलेंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है ये बात सुलझ जाएगी, इनकी सजाए मौत रिड्यूस होकर कुछ साल की सजा होगी और कुछ साल बाद भारत वापस जरूर आएंगे। ठीक है, हम भी आशा करते हैं भारत ये वापस आए। यूके देवनाथ जी, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एंगल भी था, यहां पर चाइना का एंगल भी था, और हम जो कर सकते हैं ज्यादा डिप्लोमेसी कर सकते हैं, कूटनीति कर सकते हैं, क्या केवल यही ऑप्शंस हमारे पास बाकी रह गए हैं क्या? जो गुस्सा मन में लोगों के आ रहा है कि किस तरीके से आपने सजा दी, कुछ लोग तो भारत में भी आते हैं ना, अगर भारत में कुछ लोग काम करने आए, नौसेना के अंदर काम करने आए, वो हमारे लिए फायदे का कुछ करने आए, क्या हम उनको कल को आरोप लगा के फांसी की सुना देंगे? ऐसा कुछ कभी सुना होगा, या कभी ऐसा सुना है कि ऐसा ही कोई केस कभी और कहीं से आया हो जहां भारतीय जो नौसैनिक हैं, पूर्व नौसैनिक हैं तो कभी ना कभी तो डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा रहे हैं, इज्जत तो पूरे देश की आ जाती है, कितने ही बाहर जाके काम करते हैं, कहीं कहीं जाके काम करते हैं, लेकिन ये तो मैंने तो पहली बार सुना है। आपकी क्या राय रहेगी इसमें? देखिए शिवन जी, जहां तक पाकिस्तान और चीन की बात है, हम उनको दुनिया में अलग अलग जगह पर देख लेंगे, हम उनका इरादा भांपते और एक सही लेवल पर उनको टैकल कर लेंगे। जहां तक ये वाला मुद्दा है, थोड़ा भावनात्मक हो गया है। मैं बता दूं कि इनका अरेस्ट तो पिछले साल अगस्त में हुआ था जी। और इनके साथ, कतार के साथ हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हमारे ऑफिसर्स उनके ऑफिसर्स को जानते हैं, हम जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। कतार जो है हमारी नेवी को और हमारी एयरफोर्स को वहाँ पे R&R, रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन एंड लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज मुहैया कराता है, भविष्य में भी कराता रहेगा। तो फौजी लेवल पर हम भी मित्र हैं, क्योंकि विदेश मंत्रालय भी चाहता है, रक्षा मंत्रालय भी चाहता है कि उभय पक्ष में, फौज के बीच में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में एक मधुर मीठा जो रिलेशन है वो कंटिन्यू करे। जहां तक कुछ क्या हम उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, दबाव डालने से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। हमको ये याद रखना चाहिए, देखिए हम उनके लिए कुछ राशन बंद कर सकते हैं, फूड स्टफ भेजना बंद, वो दुनिया में दूसरी जगह से ले आएंगे, उनके पास डॉलर्स यूरोस की कमी नहीं है, लेकिन उससे मामला बिगड़ जाएगा। अब ये मामला बहुत ही हेल्दी तरीके, सही दिशा में जा रहा है। मैं बताता हूं, एक फोन चला जाएगा NSA अजीत डोभाल से, मामला सुलझ जाएगा। एक फोन चला जाएगा S जयशंकर से, मामला सुलझ जाएगा। और हमारे टॉप लीडरशिप जो है वो तो कतार के शेख फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलते रहे हैं। बिल्कुल। तो एक शब्द होता है प्रेसिडेंशियल पार्डन, यानी जो सार्वभौम होता है, राष्ट्र का सबसे ऊपर वाला, उनके देश में शेख है, उनके लेवल पर ये एक कलम चलाने की बात है और ये भारत में वापस आ जाएंगे। ठीक है देवनाथ जी, आपने ये बात बताई, लेकिन कमर आगा जी, आप ये देखिए, कई आतंकी संगठन के अगर आप बताएं वहां पर मुखिया वहां पर अगर बैठे हों, अगर मैं बताऊं हमास का मुखिया इस्माइल हनिया वहां पर कतर में बैठा हुआ है, पर वहां से आरोप ऐसे लगाते हैं, कुछ एलिमेंट्स कहते हैं कि फ्रिंज एलिमेंट्स वहां पर मौजूद हैं भारत में, तो आपके उन पर क्या जवाब रहेगा? ऐसी बात नहीं है कि भारत के विरोधी कोई भी आदमी कतर उनको इजाजत दे रहने के लिए, इतना सोच ही नहीं सकता। कतर, उनकी इतनी पोजीशन ही नहीं है इस तरह की कि भारत के जो के खिलाफ जो कोई गतिविधि करे, या भारतीय मूल का कोई इस तरह का आदमी हो। कोई इस तरह की रिपोर्ट अभी तक तो हम लोगों ने देखी नहीं। और मैं पिछले 30 साल से 40 साल हो गए हैं फॉलो करते हुए इस रीजन को, मेरे नजर से तो नहीं गुजरी। अगर आपके पास है तो आप जरूर बताइए। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इस तरह से नहीं चलते मीडिया के थ्रू, और ना ही फॉरेन मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री हम लोगों से कोई बात बताएगी कि वो क्या स्टेप ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
हमें पूरी उम्मीद है। पर कमर आगा जी, इनके द्वारा अगर फंडिंग की जाए, अमीर देश है, बिल्कुल ये सब मानते हैं अमीर देश है, लेकिन फंडिंग अगर गलत लोगों को की जाए, उसमें आतंक का कहीं ना कहीं रोल देश में, दुनिया में कहीं भी देखने को मिले, अपने इलाके तो इनके सब एक मिनट, उनकी जो फंडिंग कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए कर रहे हैं, अमेरिका के थ्रू हो रही है। हमास को सर, हमास का अगर मुखिया वहां पर बैठा है, एक मिनट, वो गाजा में भी जाती है और इजराइल को जाती है, पहले इजराइल से वहां पे जाती है, 17 साल से ब्लॉकेड है वहां पे। कोई एक आदमी नहीं, जाती तो फाइनली वहां पर फलस्तीन को ही है ना, जाती तो फलस्तीन को ही है ना। तो खत्म, जो पैसा भी जाता है वो इजराइल जाता है, इजराइल से फिर वहां ट्रांसफर होता है। हमास को कैसे और वो निगोशिएशन, आप कह रहे हैं कि जो जाता है वो भलाई के लिए जाता है। चक्रपाणी जी, क्या आप भी सहमत हैं? क्या फंडिंग की, कमर आगा जी आप बिल्कुल बोलिए, कंप्लीट करिए, फिर हम जाएंगे चक्रपाणी पे। 30 सेकेंड। दूसरी बात यह कि इस समय सारा निगोशिएशन जो कतर में हो रहा है, जो वहां से लोग रिलीज किए जा रहे हैं, अमेरिकन और जितने भी आए हैं, वो कतर कर रहा है, वहां से अमेरिका के बिहाफ पे कर रहा है, अमेरिका के थ्रू कर रहा है। ठीक है, साथ भी तो साहब निभा रहा है ना, ये भी तो एक गलत काम उसने किया, आतंक का साथ भी तो निभाया। कमांडर चक्रपाणी साहब, आप क्या कहेंगे? आतंक को फंडिंग तो बहुत बार ऐसे सबूत मिले हैं, कभी वहां पर मुखिया बैठे होते हैं हमास के, कभी किसी हिजबुल्लाह को फंडिंग करता है, नुसरा को फंडिंग करता है, तमाम उन देशों को फंडिंग भी करता है, फिर दोस्ती का हाथ अगर आगे बढ़ाता है, छुरा घोंपता है, तो फिर क्या कहेंगे? उसका इलाज क्या है? देखिए, सिंपल सी चीज है, कतर तो फंडिंग करता है, और कतर की इंपॉर्टेंस यही है कि वो एक तरफ से आतंकवादियों के साथ रिश्ते रखता है और दूसरी तरफ से यूरोपीय देशों के साथ रिश्ते रखता है। अगर मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अमेरिकन बेस अगर कहीं है तो वह कतर में है। ठीक है। क्यों है वहां पे? क्योंकि कतर का और अमेरिका के साथ एक रिश्ता है, और अमेरिका कतर की मदद करेगा जब भी समस्या होगी। तो कमांडर चक्रपाणी जी, क्या यहाँ पर अमेरिका भी संदेह के घेरे में आता है इस वाले फैसले में? कहीं ना कहीं जैसा कहा गया कि बिल्कुल अमेरिका नहीं आता है। इसमें अमेरिका नहीं आता है। मैं ये कह रहा हूं अमेरिका क्यों मदद करता है कतर की, वो ये है वजह। ठीक है, कतर का रायज़ों देत्रे, मतलब मकसद क्या है पूरे इसका, कि अपने वजन से बहुत ज्यादा वजन पे वो खेल खेलता है। उसके पास दो मेजर हथियार हैं। नंबर 1 है अल जजीरा, नंबर 2 है ये आतंकवादी संगठन के साथ उसके तालमेल, और यही चीजों में वो कतर आगे है। अब हिंदुस्तान कैसे दबाव डालेगा? भाई देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सबके सब कि यस, डिप्लोमेटिक तरीका ही इस्तेमाल करना चाहिए। मिलिट्री तरीका आज की तारीख में नहीं है, वो बहुत आगे की सोच के बारे में आ जाएगा। सबसे आसान तरीका यह है कि डिप्लोमेसी, और वो डिप्लोमेसी होगी विद एनएसए, विद फॉरेन मिनिस्टर, ये सब करेंगे, मे बी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। चक्रपाणी जी, बिल्कुल एक डिप्लोमेसी अमेरिका भी करता है, पर उसका जो रक्षा बजट कह लीजिए, उसका जो पूरा सुरक्षा तंत्र कह लीजिए, वो बहुत बड़ा है, और डिप्लोमेसी के साथ लोगों को पता है कि वो क्या कुछ करने के काबिल है। सोडी साहब, आपके भी कुछ कमेंट्स इसी बात पे? खाली अमेरिका का रोल, जो यहाँ पे एक बात ये कही गई थी कि अकेला इतनी हिम्मत नहीं है, कमर आगा साहब ने कहा था अकेला तो नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ तो है, इतनी हिम्मत तो नहीं कुछ बड़ा कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं से तो पुश मिल रहा है, कहीं ना कहीं से धक्का मिल रहा है, अमेरिका का नाम तो नहीं सामने आएगा साहब। शिवम जी, मेरी राय में इस पूरे केस में अमेरिका का कोई रोल नहीं। इस केस में अगर रोल है तो वो पाकिस्तान और चीन का, और ये मैं 2 मिनट खुलासा करना चाहूंगा। 2014 में चीन की सेना PLA ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दुनिया के किसी कोने में किसी देश के साथ लड़ने में तैयार है। सारी 6 डोमेन, और वो 6 डोमेन है लैंड, सी, एयर, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। और आज के जमाने में किसी के अगेंस्ट साइबर एविडेंस क्रिएट करना कितना आसान हो जाता है। आपका मेरा ये जो डिस्कशन चल रहा है, कल कोई एक्सपर्ट होगा इसको पूरा डिस्टॉर्ट करके वायरल कर देगा कि आपने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा। तो ये ऐसा कुछ इन 8 भूतपूर्व नौसैनिक वेटरन्स के साथ हुआ है। एक बहुत बड़ी साजिश कही गई है, और क्योंकि ये पूरा केस बंद कोर्ट में हुआ है, किसी को भनक नहीं लगी है कि क्या एविडेंस थे, क्या पेश किया गया। वकीलों को एक्सेस नहीं था उनके पास, जो भारत का सकता था वकील। तो ये सारा जो केस है, ये एक बहुत ही एक छुप के हुआ है, एक फैब्रिकेटेड एविडेंस पे हुआ। क्योंकि अगर शिवम जी, अगर एविडेंस सच्चा होता और ये ओपन कोर्ट में होता, तो कतर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर इन्होंने गलती की, इनको सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन क्योंकि ये पूरा फैब्रिकेटेड एविडेंस था, इसको एक क्लोज कोर्ट में किया गया, इसको भनक नहीं लगी, और इतना बड़ा जो प्लान है वो सिर्फ चीन कर सकता है। मैं बस 1 मिनट और चाहूंगा आपका। 7 अक्टूबर को जो हमस ने हमला किया सुबह 6:30 बजे, 20 मिनट के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जाम कर दिया गया। 20 मिनट के लिए आईडीएफ को पता नहीं चला कि 1000 से ज्यादा हमस का आतंकवादी 15 मील तक उनके देश में आ गया, कत्लेआम कर रहा है। क्योंकि ये जो पूरी जामिंग हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, वो चीन के लोगों ने की थी। हमस के जो आतंकवादी वो अनपढ़ है, उनको तो नॉर्मल स्मार्टफोन इतना नहीं यूज करना आता होगा, और एक इतनी विशाल सेना का, इतनी ताकतवर सेना का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जाम करना, ये बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं सोच सकती जो हमस ने किया चीन की मदद बड़ी बात सोडी साहब ये। लेकिन अगले विषय का चर्चा में ये विषय जरूर हम उठाएंगे, किस तरीके से चीन ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जैमिंग जो की है, जिस तरीके से उनकी सुरक्षा प्रणाली जो है पूरी खराब कर दी। और बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं, अनपढ़ हमास को अगर फंडिंग भी की जाती है, समर्थन भी किया जाता है, चाहे आप डिप्लोमेसी दुनिया में कुछ भी करें, तो क्यों किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कमर आगा साहब, आपने जिस तरीके से अपना इनपुट रखा, यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ जे सोडी साहब, रक्षा विशेषज्ञ साहब, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आप सभी का चक्रपाणी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं शिवम दत्त मेहता आपको यह बताना चाहता हूं किस तरीके से जो आरोप लगे हैं और किस तरीके से जो भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाने की अगर हिम्मत की, तो आखिर इसके पीछे भी कोई बड़ा एंगल तो नहीं है। कौन है इसके पीछे बैठा? लोगों ने कहा, एक्सपर्ट्स ने कहा, यहां पर चीन भी हो सकता है, यहां पर पाकिस्तान भी हो सकता है, लेकिन आतंक का साथ देने वाला जो मुल्क है वो आतंकी ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर वापस लौटेंगे ऐसे ही एक नए विषय के साथ। जय हिंद।